गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों को समझने का प्रयास किया था। अरस्तू जो है वो दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग मानते हैं। उनके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं लेकिन दूसरों का है वह दास है। दास वह है, सरल शब्दों में, जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, ना उसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, मस्तिष्क होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे दासता का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी। अरस्तु जो है वो दास प्रथा के पक्ष में नैतिक भौतिक दोनों ही आधार पर अनुमोदन और उसके औचित्य का समर्थन करते हैं। दास प्रथा जो है वो उस समय, अरस्तु के समय, यूनानी समाज की एक नींव था, एक आधार था, और पूरा यूनानी समाज जो इस पर टिका हुआ था। अरस्तु क्योंकि यथार्थवादी विचारक थे, वो ये जानते थे कि यदि दास प्रथा को यह समाज से हटाया तो समाज जो है उसकी नींव ही हिल जाएगी और समाज जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उन्होंने यह बीड़ा उठाया कि हम वो जो है दास प्रथा के समर्थन में, पक्ष में तर्क देते हैं। सबसे पहला जो तर्क वो दास प्रथा के समर्थन में देते हैं, वो कहते हैं कि दासता जो है वो प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा जो है प्राकृतिक है। प्रकृति में सभी जगह ये नियम आता है कि उत्कृष्ट जो है वो निकृष्ट पर शासन करता है। विषमता जो है वो प्रकृति का नियम है। मनुष्य में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य जो हैं वो बुद्धि, योग्यता, गुण जो है उनमें अलग अलग होते हैं। एक किसी की भी बुद्धि समान नहीं होती। तो दासता जो है वो इस प्राकृतिक असमानता का ही परिणाम है। मूर्ख और जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो दास बनने के योग्य हैं अरस्तु के अनुसार, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो स्वामी बनने के योग्य हैं। अरस्तु जो है वो ये मानते हैं कि विषमता तो प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास होते हैं, कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं, तो कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं, तो कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ आज्ञा को पाने के लिए होते हैं। तो ये जो प्रकृति जो है वो ही इनमें विभेद करती है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की, और जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर ही दास स्वामी का संबंध जो है वो प्रारंभ हुआ है। अरस्तु जो है वो ये मानते हैं कि दासता जो है वो प्राकृतिक है। प्रकृति ने कुछ लोगों को शारीरिक सेवाएं देने के लिए बनाया है, तो जो शारीरिक सेवाओं का कार्य करते हैं वे दास हैं, और जो जिनके पास बुद्धि अधिक है, संपत्ति है, वो क्या है, वो स्वामी हैं। दासता प्राकृतिक है, इस मत की पुष्टि में अरस्तु एक लॉजिक और देते हैं। वो कहते हैं दास और स्वामी में न केवल बौद्धिक अंतर है बल्कि प्रकृतिशः भी उनमें अंतर है। दास को प्रकृति ऐसा शरीर देती है कि वह शारीरिक श्रम जो है वो आसानी से कर सके। इसके विपरीत जो स्वामी है उनका शारीरिक गठन जो है वो शारीरिक श्रम के योग्य तो नहीं होता, लेकिन नागरिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए संपादन करने के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा जो अरस्तु दास प्रथा के समर्थन में तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि दास प्रथा जो है ना वो दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है, स्वामी के लिए भी और दास के लिए भी। अरस्तु जो वो कहते हैं कि भाई दास के लिए ये अच्छी दास प्रथा जो है वो सही कैसे है, तो वो कहता है कि जो बुद्धि और विवेक संपन्न जो स्वामी हैं, जिनको राजकार्य के लिए अपने बौद्धिक व नैतिक गुण के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है, और यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब दास उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्वामी है वो अपने नागरिक जो गुण है, नागरिक के कर्तव्य तभी पूर्ण कर सकते हैं जब उनके पास फ्री टाइम हो, और वो फ्री टाइम उन्हें कब मिलेगा, जब उनके पास दास हो, क्योंकि जो भी शारीरिक श्रम का कार्य है वो सारे दास करेंगे। वो कहता है कि जिस तरह संगीत जो है, संगीत यंत्रों के बिना उत्तम संगीत प्राप्त नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना दासों के स्वामी जो है वो सुखी जीवन का यापन नहीं कर सकता। दास के लिए प्रथा जो है वो अच्छी क्यों है, उचित क्यों है, तो वो कहता है कि दास जो है वो निर्बुद्धि, कम बुद्धि के होते हैं, अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ रहकर उनमें आत्म संयम और विवेक को, गुणों को समझने का अवसर मिलता है।
अरस्तु के इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए फॉस्टर लिखते हैं कि यह दास की दृष्टि से भी उचित है। यदि दास में प्रकृति से उन सद्गुणों की क्षमता अपने स्वामी के बराबर होती जिनका व्यवहार अवकाश के समय किया जाता है तो अवश्य अनुचित होता और किसी और के सर्वांगीण विकास के लिए यह विकास को अवरुद्ध कर दिया जाता। अतः जिन लोगों में ऐसी क्षमता विद्यमान है उसे दास बनाना अरस्तु के विचार से अप्राकृतिक होगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्षमता नहीं होती, जो केवल घरेलू काम के लिए ही होते हैं। ऐसे लोग दास के रूप में कहीं अच्छे होते हैं, क्योंकि नैतिक और बौद्धिक गुणों से संपन्न स्वामी के निर्देशन में रहने के कारण इन्हें भी परोक्ष रूप से उन गुणों का लाभ मिल जाता है। अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से शिशु को, छोटे बच्चों को अपने माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह से दास जो हैं वो बौद्धिक दृष्टि से शिशु के समान ही होते हैं। इसलिए उन्हें स्वामी के संरक्षण में रहना ही चाहिए। यदि वो स्वामी के संरक्षण में नहीं रहेंगे तो उनका जीवन जो है वो कष्टमय हो सकता है, संकटग्रस्त हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं कि दासता जो है वो नैतिक है। नैतिक दृष्टि से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि स्वामी और दासों में नैतिक स्तर में भी भेद होता है। स्वामी गुणी होते हैं, दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहें और दास का काम है कि वे स्वामी की आज्ञा का पालन करें। चौथा पॉइंट जो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं स्थायित्व का अंग। अरस्तु ने एक अन्य कारण दासता को ये भी उचित बताया है कि दास प्रथा उस समय संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अंग थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का बहुत बड़ा संख्या थी, सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई थी। अगर दास प्रथा को अरस्तु अस्वीकार करता तो नगर का संतुलन जो है वो बिगड़ने की स्थिति थी। तो अरस्तु ने अपने व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि दास प्रथा जो है वो संपूर्ण समाज के हित में है। स्वामी दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक व हितकर मानता है। इसके द्वारा कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और वो निश्चित और एकाग्रचित होकर अपना समय जो है, पूरा समय जो है वो समाज के हित में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता जो तर्क वो देते हैं वो कहते हैं विवेकीय दृष्टिकोण से भी दास प्रथा का औचित्य है। अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। ये सिद्धांत समाज में ही नहीं बल्कि अचेतन वस्तुओं में भी होता है। उदाहरण के लिए यंत्र बड़े और छोटे होते हैं। बड़ा यंत्र छोटे यंत्र को सहायक बनाकर रखता है और इसी तरह से स्वामी और दास का संबंध भी आत्मा और शरीर के समान है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार दास पर स्वामी का विवेकशील जो है वो होता है और विवेक के अनुसार स्वामी के निर्देश में रहकर ही दास जो है वो अपना विकास कर सकता है। लास्ट जो आधार वो बताते हैं वो कहता है युद्ध का आधार। वो कहता है युद्ध में जो पराजित व्यक्ति है अरस्तु उसको दास बनाने के पक्ष में है और ये विजेता पर इस बात का निर्णय लेने की छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति को दास बनाया जाए या नहीं। इस प्रकार कोई दासता को वैधानिक दासता की संज्ञा देता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि युद्ध में दासता को आधार मानते हुए अरस्तु युद्ध में पराजित होने पर यूनानी को दास बनाने के पक्ष में नहीं है। ये था कि अरस्तु जो है उन्होंने दास प्रथा को औचित्यता को किस तरह किन तर्कों के आधार पर स्वीकार किया। कल हम देखेंगे दासता के प्रकार। थैंक यू सो मच।